नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए संस्कृत का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। यह 2018 का प्रश्न पत्र है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? सज्जनः, साधुक्तम, पावकः, जलौघः। यहाँ पर सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर सज्जन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? इसका संधि विच्छेद होता है सद धन जनः बराबर सज्जना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। साधुक्तम, पावकः और जलौघः, इसकी बात करते हैं। यह किस संधि का उदाहरण है? तो इसका जवाब है दोस्तों, यह स्वर संधि का उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द है? वयम, युवाम, शह, तस्मिन। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम क्या है आपका? यहां पर वयम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वयम दोस्तों किस रूप में आता है? तो आप कहेंगे अस्मद के रूप में आता है। ठीक है, किसके रूप में आता है? अस्मद के रूप में आता है। इसका कैसे चलता है रूप? इसका चलता है दोस्तों अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो यह उत्तम पुरुष है। युवाम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दोस्तों युष्मद के रूप में आता है। इसका रूप कैसे चलता है? त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, और सह की बात करते हैं तो यह दोस्तों तद के रूप में चलता है, सह, तौ, ते, और यह जो है प्रथम पुरुष में है। तो यहां पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, वयम। चलिए अगला प्रश्न है, ध्री धातु में तीन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। क्या रूप बनता है आपको बताना है? धृति, धृत्वा, धरती या धति। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ध्री धातु में तीन प्रत्यय का प्रयोग करने पर धृति बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है, धृति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, किसकी होती है आपको बताना है? व्याकरण की, पद्य की, गद्य की, कथा की। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, रस, छंद, अलंकार ये सब किसमें समाहित होते हैं? पद्य में समाहित होते हैं। इसलिए आपका यहां पर पद्य की प्रणाली है, इसको ध्यान रखिएगा। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी है? पद्य की है। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? अहम गृहम गच्छति या सह गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति या त्वम गृहम गच्छसि। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब है त्वम गृहम गच्छसि। क्या होगा? त्वम गृहम गच्छसि। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही है, बाकी तीनों सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, वनेयपि पदे का संधि। वनेयप पद में कौन सी संधि है? पररूप, अयादि, पूर्व रूप, यण। देखिए दोस्तों, वनेयप का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होता है वने धन अपि। याद रखिएगा क्या होता है? वने धन अपि। यहां पर ए के बाद दोस्तों आ रहा है, इसलिए आपका यहां पर पूर्व रूप संधि होगा। इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में ट्रिक भी है, यहां पर यस की तरह बना हुआ है तो भी यहां पर समझ जाइएगा कि यहां पर पूर्व रूप संधि है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, नीति मार्गम के न परिलंघयति। नीति के मार्ग का कौन नहीं उल्लंघन करता है? कुलीना, जना, सेवका, बालका। तो आप लोग बताइए, कुलीन का मतलब क्या होता है? सज्जन होता है। और सज्जन लोग दोस्तों नीति के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए आपका यहां पर कुलीना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तत्रैव में संधि है। तत्रैव में कौन सी संधि आपको बताना है? वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या पूर्व रूप संधि। यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्रैव का संधि विच्छेद होता है तत्र धन एव बराबर तत्रैव। यहां पर वृद्धि संधि है। और पूछा जाए तत्रैव में किस सूत्र से वृद्धि संधि है, तो ध्यान रखिएगा वृद्धि रेचि सूत्र से इसमें वृद्धि संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कुल 4 है। ठीक है, कौन कौन है? अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जिह्वा मूली होता है और अनुनासिक होता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अनुरूपम में समास पूछा गया है। अनुरूपम में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अनुरूपम में आपका अव्ययी भाव समास है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है दोस्तों वह अव्यय होता है और दूसरा क्या होता है? संज्ञा होता है। तो यहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं होता है? आपको यह बताना है कौन स्वर हरस्व नहीं होता है? ली, री, उ या ओ। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों,
ओ जो लिखा गया है यह जो है ह्रस्व नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, आपको यह बताना है। तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जब जो है सहयुक्त में आप देखेंगे सह आया हुआ है, सह आ जाए, साकम आ जाए, सार्धम आ जाए, ये सब आ जाए तो इसके साथ जो है तृतीय विभक्ति होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न है। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। बालका धन वपि, बालकौ धन अपि, बालका धन आवपि, बालकाओ धन अपि। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, बालकावपि का संधि विच्छेद होता है दोस्तों बालकौ धन अपि। क्या होता है, बालकौ धन अपि। इसमें पूछा जाए कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें अयादि संधि है। किस सूत्र से अयादि संधि है, एचो अय वायावा सूत्र से इसमें अयादि संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बगुले को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं, कपोतः, चटकह, बकह या काकह। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, बगुले को संस्कृत में बकह कहते हैं। बकह मतलब क्या होता है, बगुला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और बात करें कपोतः, कपोतः का मतलब क्या होता है, कबूतर होता है। और चटकह का मतलब क्या होता है, चटकह का मतलब चिड़िया होता है। और काकह का मतलब दोस्तों कौवा होता है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है। हर्ये क्रुद्धत में हर्ये में कौन सा कारक है, आपको बताना है। संप्रदान, करण, अपादान, कर्ता। यहां पर कौन सा कारक है, आपको यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है, संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है। मम है, युष्माकम, नह या तव। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, अस्मद का रूप कैसे चलता है, अस्मद का रूप चलता है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत और मम अवयोः अस्माकम या फिर न होता है। ठीक है, तो यहां पर नह बिल्कुल सही है, अस्माकम भी होता है और नह भी होता है षष्ठी बहुवचन का रूप। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, नह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होता है। रमाई होता है या रमाए या रमया या रमये। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। इसका देखिए रमा का रूप कैसे चलता है दोस्तों, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायई रमाभ्याम रमाभ्यः। तो यहां पर चतुर्थी एक वचन पूछा गया है तो रमायई होगा। ठीक है, यहां पर आपका रमायई बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होता है, आपको बताना है। पिते, पित्रे, पितरि, पित्र्याम। यहां पर दोस्तों सप्तमी एक वचन का रूप बताना है। तो पिता का रूप कैसे चलता है, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः और पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितरि, पित्रोः, पितृसु। तो सप्तमी एक वचन का रूप क्या होता है, पितरि होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और ली आते हैं। कौन सा आता है, ई, उ, री, ली। पहला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आ, ई, उ, री और ली। तो ये जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन सही है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। 12, 14, 24 या 18। तो इसका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर दूसरा ऑप्शन सही है। तो माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ड का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, कंठ है, तालु है या मूर्धा है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है, ड का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। किस सूत्र से होता है, ऋटु रसाणा मूर्धा से। री हो गया टा वर्ग, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सभी दोस्तों मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है, आपको बताना है। पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। देखिए दोस्तों, चौर भयम बराबर होता है चोराद भयम। यहां पर दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यह पंचमी तत्पुरुष समास का वाचक है, इसलिए आपका यहां पर पहला ऑप्शन सही है, पंचमी। चलिए अगला प्रश्न है। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, आपको बताना है।
तृतीया एक वचन है या द्वितीय एक वचन या द्वितीय बहुवचन या प्रथमा बहुवचन। तो ध्यान रखिएगा पिता का रूप कैसे चलता है, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन। तो यहाँ पर आपका क्या है, द्वितीय बहुवचन है दोस्तों। क्या सही है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, द्वितीय बहुवचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नद्यः जो है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथमा बहुवचन इसमें कैसे रूप चलता है नदी का, तो नदी, नद्यो, नद्यः चलता है। तो नद्यः क्या है, प्रथमा बहुवचन है। अगला है, षड्वती हिंदी संख्या का बोधक है। किस संख्या का बोधक है, 67, 66, 96 या 36। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों, षड्वती जो है यह 96 का बोधक है, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 96। 67 की बात करते हैं तो 67 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्तषष्ठी कहते हैं। 66 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 66 को दोस्तों षट्षष्ठी कहते हैं। और 36 को क्या कहते हैं, 36 को षट्त्रिंशत् कहते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 96। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है, कौन सा है बताना है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन या लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, भवत में दोस्तों लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसलिए आपका यहाँ पर चौथा सही है। इसका लोट लकार में रूप कैसे चलता है, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत। ठीक है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन बिल्कुल सही है। सर्वनाम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। अपि, यूयम, तौ, तस्मै। यहां पर दोस्तों आप देखिए, अपि जो लिखा गया है यह एक अव्यय शब्द है, यह सर्वनाम शब्द नहीं है। यूयम क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ तुम सब होता है। तो भी एक सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ वे दोनों होता है। और तस्मै भी एक सर्वनाम शब्द है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, पंचमी, चतुर्थी, द्वितीय, षष्ठी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वस्ति हो गया, नमः हो गया, स्वाहा हो गया, स्वधा हो गया, अलम हो गया, इन सब में क्या प्रयोग किया जाता है, इन सब में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका चतुर्थी विभक्ति बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है आपको बताना है। भास, भवभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भास की बात करें दोस्तों तो इन्होंने दोस्तों दूत वाक्यम लिखा है। और भवभूति ने क्या लिखा है, भवभूति ने दोस्तों उत्तर रामचरितम लिखा है। और श्रीहर्ष ने क्या लिखा है, रत्नावली लिखा है। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, क्या है, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मालविकाग्निमित्रम जो है यह एक नाटक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रघुवंशम क्या है दोस्तों, रघुवंशम ध्यान रखिएगा, यह आपका एक महाकाव्य है। कुमार संभवम भी आपका एक महाकाव्य है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मेघदूतम क्या है, मेघदूतम दोस्तों एक खंड काव्य है। और ये सभी दोस्तों कालिदास जी द्वारा ही लिखा गया है। तो यहां पर नाटक के बारे में पूछा गया था, तो मालविकाग्निमित्रम बिल्कुल सही है, यहां पर पहला ऑप्शन। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहां पर यह वीडियो समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में 2018 में पूछे गए थे। और इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में आगे जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।